नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऋषभ सर थोड़ा बिजी हैं, इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है कि आज का ये वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज देखो डेट हो गई है 26 अप्रैल 2025 और देख लेते हैं हमारे हिंदू के फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो एक तो देखो, जो टेंशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एलओसी के अक्रॉस फायर एक्सचेंज भी हुआ है। ऐसे में इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरीके से कह दिया ना कि हम खत्म करते हैं, हमारी तरफ से हम बिल्कुल भी उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। नंबर वन, इंडिया की तरफ से एक्शन। साथ में हाई कमिश्नर्स का या फिर जो आप कह सकते हो डिप्लोमेट्स था, डिप्लोमेट्स का जो एंगेजमेंट था वो भी हमने रिड्यूस कर लिया, वो भी आपको पता है। और वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन ये आता है कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट हो रखा था उसको भी पाकिस्तान ने वायलेट कर दिया। तो ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से भी अच्छा खासा जवाब गया है। वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे। अब देखो, बात ऐसी है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में जो भी निर्दोष या फिर कहें कि निहत्थे हमारे टूरिस्ट थे, उन लोगों को जिस तरीके से मारा है ना, तो उनमें जो मिलिटेंट्स रिकॉग्नाइज हुए हैं लश्कर ए तैयबा से रिलेटेड थे, तो उनके घरों को रिकॉग्नाइज किया गया। एक का नाम यहां पर बताया जा रहा, आसिफ शेख। उसके घर को बॉम्ब से उड़ा दिया है आर्मी ने कि इन लोगों को कहीं पर भी शेल्टर ना मिल जाए। इस तरीके से एक नहीं, दो दो घरों को अटैक किया गया कि भाई इन्हीं घरों से वो बिलोंग किया करते थे, किस तरीके से उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये एक डेवलपमेंट हो चुकी है। साथ ही साथ जो आप कहोगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, आपको पता है कि हमारा जो लेन देन होता रहता है ऑक्ट्रॉय पोस्ट के थ्रू, ठीक है, एक तरीके से बार्टर सिस्टम के बेसिस पे, बार्टर सिस्टम के बेसिस पे। तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है सुचेतगढ़, सुचेतगढ़ नाम से जगह है, ठीक है। वहां की ऑक्ट्रॉय पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे जो हमें पता होना चाहिए। बाकी आज हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाइट लेपर्ड कब बॉर्न इन रत्नागिरी। रत्नागिरी आपको पता है महाराष्ट्र में है। वहां पर व्हाइट लेपर्ड कब पैदा हुआ, ये है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो लेपर्ड व्हाइट हो सकता है। देखो, वो डिपेंड करता है कि हमारी स्किन जो होती है एनिमल्स की या फिर जो भी ह्यूमन है, तो एक पर्टिकुलर पिगमेंट होता है दैट इज मेलानिन। अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसकी प्रेजेंस के चलते डिफरेंट कलरेशन हमारी स्किन को मिलता है। उसकी एब्सेंस के चलते वो कहीं ना कहीं व्हाइट हो जाता है। तो क्या हुआ क्या है इस कप के साथ, एक पर्टिकुलर सिम्टम है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो जेनेटिक कंडीशन है, दैट इज एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है कि मेलानिन या तो आपकी स्किन में होता नहीं है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसकी वजह से स्किन का कलर आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जो हमारे स्किन, हेयर, आईज, इनको जो कलर मिलता है वो मेलानिन की वजह से मिलता है, और उसी के एब्सेंस के चलते फिर व्हाइट अपीयरेंस आ जाती है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। जब भी कोई इंडिविजुअल एल्बिनिज्म से ग्रसित होता है, दैट मीन्स मेलानिन की कमी या उसकी बिल्कुल लैक को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि देखने में प्रॉब्लम है, विजन, लो विजन हो सकता है। साथ ही साथ निस्टेगमस, इसका मतलब आंखें जो हैं ऑटोमेटिकली शिवर करती दिखेंगी, वाइब्रेट करती दिखेंगी अनकंट्रोल्ड मैनर में। साथ ही साथ लाइट में एकदम से निकलेंगे तो आंखें भी प्रॉपरली नहीं खोल पाएंगे, फोटोफोबिया जिसको बोल देते हैं। तो ये कई एस्पेक्ट्स एल्बिनिज्म के देखने को मिलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो इस कब की भी आंखें बंद है यहाँ पर। इसके अलावा देख सकते हैं आगे, स्किन प्रॉब्लम्स। मैंने बताया आपको कि जब मेलानिन की प्रेजेंस कम होगी तो जो सोलर रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो आता है ना, एक मिक्स, उसको हमारी स्किन कैसे टॉलरेट करती है, उसमें मेलानिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेलानिन नहीं है तो स्किन कैंसर होने का डर रहता है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, दैट इज ल्यूसिज्म। ये भी एक जेनेटिक कंडीशन ही है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी अपीयरेंस मेलानिन के अलावा भी, वो उनकी कमी को महसूस किया जाता है। मेलानिन की कमी के लिए तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, ये एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एल्बिनिज्म की कंडीशन हो गई। बट अगर पूरे के पूरे पिगमेंट्स में ही कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है या वो है ही नहीं प्रेजेंट, तब वहां पर वो ल्यूसिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो एनिमल्स में अगर ल्यूसिज्म है तो वो व्हाइट हो सकती है उनकी स्किन, पेल येलो, थोड़ा सा लाइट येलो कलर, पैची कलरेशन, ये अपीयरेंस उनमें देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट कितना कम है उनकी बॉडी में। राइट, वहीं पर ल्यूसिज्म के लिए अगर देखे जाए तो आंखों पर कोई असर नहीं आता, जबकि एल्बिनिज्म का सीधा विजन के ऊपर असर आता है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है।
तो ऐसे में आपसे कोई पूछे कि ल्यूसिज्म और एल्बिनिज्म में डिफरेंस क्या है, तो ल्यूसिज्म में तो भाई आपके जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सब की प्रेजेंस के ऊपर वेरिएशन दिखेगा, और एल्बिनिज्म होती है उसमें मेनली मेलानिन जो पिगमेंट है उसके ऊपर वेरिएशन। नंबर टू, ल्यूसिज्म विजन से रिलेटेड नहीं होता, विजन पे इंपैक्ट नहीं आता, वहीं पर एल्बिनिज्म जो होता है उससे सीधा आंखों पर हमारे विजन साइट के ऊपर पूरा असर आता है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है असम में है, तो वहां पर क्या है, इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ था आसपास के एरिया को, ठीक है। तो वहां पर असम ने डिसाइड किया है कि हम इको सेंसिटिव जोन का जो प्रपोजल दिया हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास, हम उसको विड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहां पर हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या किया जाए, उस प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ हम एक इस तरीके की बफर क्रिएट कर दें जिससे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस डायरेक्टली जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर असर ना डाले नेगेटिवली। तो यही चीज है मेनली। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये किया गया कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को हमें हाई मतलब हायर प्रायोरिटी पे रखना है, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तो उसके चारों तरफ हम इस तरीके से इको सेंसिटिव जोन बना लेंगे। इससे क्या होगा कि प्रोटेक्शन होनी पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, ये कितना हो सकता है, इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, तो देखो 10 किलोमीटर के लिए बोला हुआ है कि जो भी सेंचुरी या नेशनल पार्क उसकी बाउंड्री से 10 किलोमीटर। बट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 किलोमीटर छोड़ो, कम से कम 1 किलोमीटर तो भैया आप लोग इको सेंसिटिव जोन बना करके रखो, जिससे कि कम से कम कुछ तो बफर क्रिएट किया जा सके वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने काजीरंगा नेशनल पार्क को देख करके अपनी तरफ से मना कर दिया, बोला हमारे पास में स्पेस की कमी है। सवाल यह है कि इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं उनमें क्या क्या चीजें की जाती है, क्या इसका पर्पज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ गार्ड करना, आपको इकोसिस्टम को प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास के जो भी वाइल्ड लाइफ उसको प्रोटेक्शन देनी है। कौन कौन सी एक्टिविटीज बिल्कुल ही बैंड है, हो ही नहीं सकती इको सेंसिटिव जोन में भी, माइनिंग, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हेजार्डस वेस्ट डिस्पोजल। वहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो रेगुलेटेड मैनर में अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल ट्री कटिंग, बिल्डिंग होटल्स, रोड वाइडनिंग, कॉमर्शियल वाटर यूसेस, ये कहीं ना कहीं रेगुलेटेड मैनर में, दैट मीन्स आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के काम करना होगा। फिर आता है परमिटेड। परमिटेड में देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी अलाउड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलाउड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आप चलाना चाहो तो वो इको सेंसिटिव जोन में अलाउड है। दैट मीन्स जो डायरेक्टली किसी वाइल्ड लाइफ को या फिर इकोसिस्टम को डैमेज ना करे, वो चीजें अलाउड है। अब हम असम की जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उन पे नजर डालते हैं। देखो यहाँ पर है ये मनस वाला प्रोटेक्टेड एरिया, मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। हम चल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा फिर ये ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक पर है दोनों के दोनों। फिर आप आ जाओ साउथ बैंक की तरफ, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसी से ईस्ट की तरफ काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहीं की हम अभी बात कर रहे हैं। उससे थोड़ा आगे जाओगे तब आपको दिखेगा असम के होलंगपार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर चले जाओगे असम में भी तो वहां पर दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा हमें ये आइडिया रहना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट क्या मैकेनिज्म है और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है जो असम में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन से ब्रह्मपुत्रा के साधन बैंक पे है, कौन से नॉर्दर्न बैंक पे है, अच्छे से आप इस चीज को देख लेना, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। नॉर्दर्न बैंक वाले मानस, ओरंग, बस ये दो, बाकी लाइखोवा, काजीरंगा, ओलंगपार और ये दिब्रू सैखोवा, ये ब्रह्मपुत्रा के साउथ में। और बैंक की बात करें तो होलंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्टली लिंक नहीं है, हाँ ट्रिब्यूटरीज भले इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा की, वो एक अलग बात है, ठीक है। अगला, नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। देखो खसरा होता है ना, उसको खत्म करने का टारगेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर रखा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वैक्सीन एलिमिनेटेड डिजीजेज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिससे बचपन में ही बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाए, जिससे कि फिर वो फ्यूचर में उन बीमारियों से पीड़ित ना हो। तो होता क्या है, रिसेंटली हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी जो है उन्होंने नेशनल जीरो मीजल रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 लॉन्च किया है। अब होता क्या है, मीजल्स रुबेला खसरा एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से फैलती है, और देखा जाए तो यहां पर ये जो रुबेला है ये एक तरीके से रुबेला वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। इसका वायरस मेन क्या है, रुबेला वायरस। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसको जर्मन मीजल भी बोल देते हैं रुबेला को, और 3 डे मीजल भी बोल दिया जाता है। तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि बहुत ही ज्यादा कंटेंजियस है। अगर किसी की इंफेक्शन है, वो अगर कफिंग कर रहा है, छींक रहा है,
तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, उनसे भी इंफेक्शन फैल सकता है। इतना ज्यादा ये फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर कैंपेन के बारे में समझें तो देखो 2026 तक हमारा टारगेट ये लेकर के चल रहे हैं कि 100% इम्यूनाइजेशन हो जाए। मैंने बताया आपको कि वैक्सीनेशन देने से हम इस बीमारी से बच्चों को फ्यूचर में बचा पाएंगे, राइट। तो वो अप्रोच यहां पर हम सीरियसली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैलती है, कांटेक्ट में आते ही फैलती है, और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा आते हैं फिजिकली अगर देखें। अच्छा, इस पर्टिकुलर कैंपेन को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें देखो बच्चों को बचाना है, उनकी मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, डेथ रेट जो होती है। साथ ही साथ हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें 12 डिफरेंट वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीजेज हैं, उनके लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन कराते हैं, वो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसमें ये आपका मिजिल्स रुबेला एलिमिनेशन वैक्सीनेशन के बेसिस पे ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है हमें, बस उसको थोड़ा सा और अच्छे अप्रोच और अच्छे से इंप्लीमेंट करना मेन टारगेट लेकर के गवर्नमेंट चल रही है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर बनारसी शहनाई। देखो बनारसी शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने शहनाई को बहुत ज्यादा फेमस किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में अब जीआई टैग है ना, वो उनको उस पर्टिकुलर इस इंस्ट्रूमेंट को मिल चुका है। तो शहनाई क्या है वो समझते हैं। देखो ये एक ऐसा लकड़ी से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे देखा जाए तो, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें आप फूंक मारते हैं और वो डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करती है। अब वो साउंड क्रिएट करने के पीछे लॉजिक क्या है कि उसमें दो पतली पतली पत्तियां होती हैं, डबल रीड जिसको बोला जा रहा है। तो वो पत्तियां जैसे ही हवा मूव करेगी ना, जैसे ही आप ब्लो करोगे एयर को, तो वो वाइब्रेट करेगी, डिफरेंट साउंड्स क्रिएट होंगे, उसी को फिर बाद में आप जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट टून्स में, डिफरेंट मैनर में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत ही शानदार लगता है, ठीक है। तो बनारस वाला जो घराना है ना, उससे एसोसिएटेड ये इंस्ट्रूमेंट रहा है। और जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात आती है तो उसमें बनारस घराने का नाम जरूर आता है। आप ऑलरेडी इस चीज को आर्ट एंड कल्चर में कवर कर चुके होंगे, ठीक है। 2001 में बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, उन्होंने इस शहनाई को लेकर के अपना नाम कमाया और शहनाई को प्रमोट किया, राइट। तो उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इन अवार्ड्स के बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, रीजन बीइंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है इन पे। फिर आ जाइए जीआई टैग की बात करें तो देखो किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसका मतलब हो गया कि उस प्रोडक्ट को एक प्रोटेक्शन मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगी, कि हाँ भाई किस जगह की किस लोकेलिटी की वो आइडेंटिटी है, कहाँ का वो प्रोडक्ट है, क्या उसकी क्वालिटी है। उससे क्या होता है, रीजनल रेपुटेशन भी बनती है, और यार बनारस की है ये, क्या बात है, ठीक है ना। तो वो चीजें, तो लोकेशन के साथ में आपने प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दिया, इससे ओरिजिन बेस्ड जो रेपुटेशन बननी चाहिए प्रोडक्ट की वो भी बनेगी, और यूनिक आइडेंटिटी भी प्रोडक्ट को मिलती चली जाती है। एक बार किसी को जीआई टैग मिल गया तो 10 साल के लिए मिलता है, फिर आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे आपको यहां पर शहनाई को जीआई टैग मिल गया, तो कोई दूसरा बनारसी शहनाई का नाम लेकर के हर कहीं पे कोई बेच नहीं सकेगा प्रोडक्ट को, उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एक जगह के लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितने सालों से कितना लंबा उनका ट्रेडिशन चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलना जरूरी हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। इसके अलावा कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, तो हमें ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत जो डीपीआईआईटी है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी है ना, वो इस जीआई टैग वाले मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है। ये आपको फैक्ट ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन इधर भी डीपीआईआईटी के बेसिस पे भी आ सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री का नाम लेकर के भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सन के फोटोस्फीयर में हीलियम से रिलेटेड एक स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है ना, उनके द्वारा सन के फोटोस्फीयर में कितना हीलियम है उसकी एक्यूरेटली आइडिया दिया गया है। और ये चीज अभी तक की जितनी भी हीलियम को लेकर के रिसर्चेस हुई हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मानी जा रही है कि हाँ भाई इतना एक्यूरेट तो किसी ने आइडिया अभी तक नहीं दिया था। अब देखो हीलियम और हाइड्रोजन,
ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मिला करके ही आप देखते हो सन पे इतनी एनर्जी बन रही है। आपको ध्यान होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो छोटे न्यूक्लियस जब मर्ज करते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मिक्स होकर के बन करके हाई टेम्परेचर पे हीलियम क्रिएट होता है। तो छोटे एटम मिलकर के बड़ा एटम बन रहा है, छोटे न्यूक्लियस मिलकर के बड़े न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब है क्या यहाँ पे कि सन की अगर बात की जाए तो सन का जो टोटल मास है उसमें हाइड्रोजन तो कितना है 74%, हीलियम है 24%। अब आप देखोगे यहां पर कि हाइड्रोजन हीलियम में जब तक कन्वर्ट होता रहेगा तब तक सन के पास एनर्जी लगातार बनी रहेगी। और यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि वहां पर अभी हाइड्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल है, तो लाइफ बहुत है अभी सन के पास में, राइट। इसके अलावा फोटोस्फेयर की बात करें जहां पर हीलियम का ये पता किया गया है, ये सन का वो पार्ट है जो कि हमें दिखाई पड़ता है, या फिर इसको यूं कहे कि जहां से सनलाइट प्रोड्यूस होती है और हमें आंखों से दिखाई पड़ती है, दैट इज फोटोस्फेयर। बाकी उसके अलावा भी सन की बहुत सारी लेयरिंग होती है। फोटोस्फेयर तो विजिबल सरफेस है जहां से सनलाइट ओरिजिनेट हो रही है। वहीं पर एक होता है क्रोमोस्फेयर, ये फोटोस्फेयर से आउटर थोड़ा सा आउट बाहर वाला पोर्शन होता है, ये बहुत लो डेंसिटी रीजन है। इसके अलावा यहां पर विजिबिलिटी क्रोमोस्फेयर आपको कब दिखेगा, जब सोलर एक्लिप्स होता है ना, सूर्य ग्रहण, उसी टाइम पे। सिमिलरली कोरोना भी है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, मतलब फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बाद में क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना, इस तरीके की सीक्वेंस है आउटवर्ड जाते हुए। कोरोना बिल्कुल बाहर का है, अगेन ये दिखाई नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब आप देखोगे एक्सट्रीम हीट यहां पर प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। तो हीलियम क्या है, जनरली ज्यादा एनर्जी होती है ना तभी एक्साइट होने वाला आइटम है। इसका मतलब ये कि हीलियम की प्रेजेंस अगर आपको चेक करनी है तो आपके पास में एनर्जी लेवल ज्यादा होना चाहिए तो पता पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि जो फोटोस्फेयर वाला पार्ट है वो जहां जहां पर भी कूल कंडीशन में, कूल का मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर रिड्यूस्ड है, तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर हीलियम को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर हीलियम की प्रेजेंस आपको क्रोमोस्फेयर या जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है उनमें स्टडी करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे में फोटोस्फेयर में हीलियम की आप प्रेजेंस को स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा जो प्रीवियस एस्टिमेट्स थे कि वाकई में हीलियम की कितनी क्या प्रेजेंस है फोटोस्फेयर में, तो उससे रिलेटेड जो काम थे उनमें एक तो ये था कि जो दूसरे हॉट स्टार्स थे उनकी स्टडी कर ली, उससे हमने प्रोजेक्शन लगा लिया, आइडिया लगा लिया क्या सन के ऊपर भी इतनी हीलियम तो होगी, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन फ्रॉम हॉटर स्टार। इसके अलावा सोलर विंड और कोरोनल डेटा जो है उसके बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा हेलियोसिस्मोलॉजी, दैट मीन्स कि सन की जो अर्थक्वेक वाली कंडीशन है, वाइब्रेशंस जो होते हैं सोलर वाइब्रेशन, उनको स्टडी करके हमने आइडिया लगा रखा था अभी तक हीलियम का। बट अभी जो स्टडी की गई है दैट इज वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि हीलियम के बारे में इतना एक्यूरेटली बताना, वो भी कहां पे, आप कह सकते हो फोटोस्फेयर ऑफ द सन, तो वो ये अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की हम बात करें तो इन्होंने एक नोवल टेक्निक अपनाई है जिसके बेसिस पर यह स्टडी की गई। तो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें मैग्नीशियम और कार्बन, इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस यूज की गई। इसका मतलब ये कि इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए और फिर स्टडी की गई है। और फिर ये भी क्लियर हुआ है कि जो रेशो जनरली बताया जाता है सन के फोटोस्फेयर में, सन का ओवरऑल तो हमने देख लिया ओवरऑल मास में कि 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, बट अगर फोटोस्फेयर की बात करें तो हीलियम और हाइड्रोजन इन दोनों का रेशियो देखोगे तो वो मिलेगा आपको 0.1 ओनली, राइट। इसके अलावा फोटोस्फेयर क्या है सन का, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये विजिबल पार्ट है जहां से सनलाइट निकलती है। यहाँ का टेम्परेचर 4500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लाइट एमिट करने का मेन काम है। इसके अलावा सनस्पॉट की बात करें तो जहां पर भी आपको कहीं ना कहीं जो एक डार्क रेंज देखने को मिले, या फिर ये कह दें कि सन के फोटोस्फेयर वाले रीजन में जहां पर रिलेटिवली टेम्परेचर कम देखने को मिले, वहां पर आपको सनस्पॉट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये डार्क स्पॉट्स हुआ करते हैं जनरली, ठीक है। और यहां पर मैग्नेटिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, और इसी वजह से आप देखोगे कि जब सन स्पॉट क्रिएट होता है
तो उस टाइम पर सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की रिलीज होती हैं, और उस टाइम पर अर्थ को प्रोटेक्शन देता है अर्थ का खुद का मैग्नेटोस्फीयर, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आता है आपका एक इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड, जिसको रोकने के लिए ग्लोबल डेलीगेशन इकट्ठा हुए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नाम है इसका क्लोरीफायरिफोस। ठीक है, क्लोरीफायरिफोस। ओके, याद रख लेना इसका। और इंडियन एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज को लेकर के क्लियर कर दिया है कि हम भी अब से इससे जो भी कहते हैं ना लेन देन जो भी चल रहा है इस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड को, इसको हम बैन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पेस्टिसाइड के बारे में हम जानते हैं, क्लोरीपायरिफोस के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है। इसका मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम में लिया जाता है। ये क्या है, WHO की तरफ से मॉडरेटली हैजार्डस डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि खेतों में जब भी किसान इनका स्प्रे करता है तो किसान की हेल्थ को भी ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला जाता है। स्टेटस इन इंडिया, हमारे यहाँ पर लगातार इसको यूज किया जा रहा है हमारे फार्मर्स के द्वारा, कंज्यूमर हमारे फार्मर्स के द्वारा। तो ऐसे में अब इसको रोकना जरूरी ये हो गया कि हम आने वाली जनरेशन्स को फिर अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फार्मर्स की प्रोटेक्शन देखना चाहते हैं, और सीधी बात है पेस्टिसाइड से अगर प्रोड्यूस्ड कोई भी अगर हम एग्री प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ एज ए कंज्यूमर भी हम कहीं ना कहीं रिस्क पे हैं। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन देख करके इसको बैन करने का ये डिसीजन लिया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबल एक्शन की बात करें तो ये जो पेस्टिसाइड है, याद मैं बार बार इसका नाम लूंगा ना, क्लोरीपायरोफोस। ओके, 40 कंट्रीज में इसको ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बैन किया हुआ है, जिसमें यूएस, ईयू और चाइना है। हेल्थ रिस्क क्या है, एक तो दिमाग से संबंधित जो डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए उसमें प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जैसे आईक्यू लेवल बिगड़ गया, एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म की कंडीशन डेवलप हो गई। बच्चे जो पेट में हैं उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्मोनल डिसरप्शन हो सकता है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ सकता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा हो सकती हैं, तो इसलिए रोकना जरूरी है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, सीधी बात है, इंसेक्ट्स को मारने की क्षमता है, तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए अगर बर्ड्स जाएंगे तो सीधी बात है वहां पर ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड बर्ड्स के लिए भी खतरनाक है, बीज के लिए भी प्रॉब्लम करता है, जो पॉलिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, खेतों के अंदर इस तरीके से पेस्टिसाइड होगा तो रेनफॉल की वजह से पानी फिर आसपास की एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, इसके अलावा इंसेक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लंबे समय में फिर वो अपने आप को अगर डेवलप कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप को कहते हैं ना कि रेजिलियंट कर लेंगे। देखो, एवोल्यूशन तो हर किसी स्पीसी का होता है, और लंबे समय तक अगर एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर गए तो फिर पानी को और सॉइल को लॉन्ग टर्म तक डैमेज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी बिगाड़ सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके। इसके अलावा ग्लोबल और नेशनल एडवोकेसी कि भाई इसको रोकने के लिए कौन कौन क्या काम कर रहे हैं। अगर हमारे देश की हम बात करें तो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क पैन इंडिया ऑलरेडी रन कर रहा है इस चीज को रोकने के लिए कि भाई जो क्लोरोफायरोफोस है इसको कैसे भी करके रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 3 में डालो, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कहीं पर भी इसका ट्रेड करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको रेगुलेट करा जा सके, उसको रोका जा सके। तो रॉटरडैम कन्वेंशन, साथ ही साथ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये लगातार कोशिश करता है कि भाई जो पेस्टिसाइड्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करें। तो उसके एनेक्स ए के अंदर भी इसका डाला जाए, जिससे कि ग्लोबली इस पर्टिकुलर केमिकल को बैन ही कर दिया जाए। इसके अलावा इंडिया में अनऑथराइज्ड मैनर में इसका यूज हो रहा है, इलीगल यूज हो रहा है इसका। ठीक है, इसके ये जो पर्टिकुलर पेस्टिसाइड है क्लोरोफायरिफोस, इसके अलावा पैराक्वेट नाम से भी एक पेस्टिसाइड है, वो भी इसी तरीके से इलीगली हमारे यहाँ यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज इस पे प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं जो होना चाहिए। अब आपका जो आज का डिस्कशन था उससे रिलेटेड क्विक रिवीजन। क्लोरोफायरोफोस पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, WHO ने इसको मॉडरेटली हैजार्डस बोला हुआ है, बिल्कुल ठीक बात। एल्बिनिज्म जेनेटिक कंडीशन है, पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ मेलानिन, बिल्कुल ठीक है। इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसका। जीआई टैग 20 साल, नो 10 साल, ये भी गलत हो गया।
इसके अलावा आप इस पीडीएफ को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।